वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा इनकम टैक्स, हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो आईटीआर ऑनलाइन फाइल की जाती है वो हम किस तरह से ऑनलाइन फाइल करें, इस पर मैं डिटेल चर्चा करूंगा। हमको इस बार कोरोना के कारण किस तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं उस पर भी चर्चा करूंगा, किस प्रकार से एग्जेम्पशन हमको प्रदान की गई हैं उस पर भी चर्चा करूंगा, और हमको आईटीआर फाइल करने में क्या क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लगेंगे, उस पर पूरी डिटेल चर्चा करूंगा मैं। तो मैं सतीश स्वरूप पटेल फिर एक नए वीडियो के साथ चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आईटीआर भरने के लिए हमको चाहिए क्या चाहिए? हमको हमारा जो डीडीओ है वो डीडीओ के द्वारा सकल राशि, वेतन की सकल राशि का जो विवरण दिया जाता है वो यहाँ पर हमको वो चाहिए। तो वो आप उनसे ले लें। उसके बाद आपने फरवरी के लास्ट में जो आयकर गणना पत्रक डीडीओ को भर के दिया है वो आपके पास होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आपके पास हैं। आपके पास पैन नंबर ऑलरेडी है और उसका जो है पासवर्ड आपके पास है। तो ये इतनी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप आसानी से अपना आईटीआर फाइल ऑनलाइन कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो है मैं मुख्य रूप से जिनका सीपीएस करता है, न्यू पेंशन स्कीम में जिनका एनपीएस की राशि कटती है उनके लिए विशेष होने वाला है। उनकी विशेष बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं उसकी पूरी डिटेल चर्चा करूँगा। चलिए, इससे पहले हम क्या क्या एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, क्या क्या छूट दिए गए हैं हमको इस पूरे आईटीआर भरने के समय, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। 7 पॉइंट में हमको जो है यहाँ पर इनकम टैक्स रूल जो चेंज हुए हैं पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जो चेंज हुए हैं उस पर मैं 7 पॉइंट में यहाँ पर बात करूँगा। द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग जो है बिलेटेड रिवाइज्ड आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2089 2018-19 फाइनेंशियल ईयर, जो कि असेसमेंट ईयर 19-20 में भरा जाता है आईटीआर, वो 31 मार्च होता है, लेकिन उसको बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। ये जो है 31 जुलाई तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये पहला हमारा जो इनकम टैक्स रूल में ये छूट हमको प्रदान की गई है कोरोना के कारण। यूजुअली दूसरा जो है, यूजुअली द लास्ट डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग इज सैलरीड क्लास इज जुलाई 31 जुलाई को हमारा जो है सैलरीड क्लास के लिए हमारा आईटीआर फाइल करने का डेडलाइन होता है, जिसको कि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। ये आप यहाँ से दूसरे पॉइंट पे आप समझ सकते हैं, इसको पढ़ लें। ये और जो द डेट ऑफ फर्निशिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड और 31 अक्टूबर 2020 द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा है। तीसरा जो मुख्य बात है वो है द लास्ट डेट ऑफ मेकिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट और पेमेंट फॉर क्लेमिंग इनकम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। जो क्लेम करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं 80C, 80D, 80G के तहत जो हमको छूट का प्रावधान होता है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई 2020 तक। वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अपन जाएंगे तो 30 जून तक हम अभी भी पिछले वर्ष का जो इन्वेस्ट है वो अगर हमने किसी कारणवश नहीं पटा पाया है तो उसको पटा सकते हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है। चौथा जो है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ स्मॉल एंड मिडिल क्लास टैक्स पेयर द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स इन द केस ऑफ ए टैक्स पेयर हुज सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी इज अप टू 1 लाख। 1 लाख तक जिसकी लाइबिलिटी है टैक्स की, आल्सो बीन एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर 2020 तक उसको बढ़ा दिया गया है। द एक्सटेंशन इनेबल्स द टैक्स पेयर टू इंश्योर कंप्लायंस एमिड्स द पैंडेमिक। इस पैंडेमिक के तहत इसको बढ़ाया गया है। पांचवा जो मुख्य बात है, द डेडलाइन फॉर क्लेमिंग रोल ओवर बेनिफिट और डिडक्शन in respect of capital gain under section 54 to 54GB of the IT Act has been further extended 13 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। छठवां, द लास्ट डेट इशूइंग TDS और TCS सर्टिफिकेट जारी करने के लिए
19-20 का जो TDS और TCS सर्टिफिकेट जारी करने का जो अवधि है 31 जुलाई 2020 और 15 अगस्त 2020 रिस्पेक्टिवली बढ़ा दिया गया है। द लास्ट डेट ऑफ लिंकिंग ऑफ आधार विथ पैन हैज आल्सो बी एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021। तो ये आधार को पैन से लिंक करने का जो अवधि है वो भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे जो रूल्स हैं इनको जो परिवर्तन किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में, आगे हम ITR को किस तरह से फाइल करें, डायरेक्ट उस पे चलते हैं। कंटिन्यू टू होम पेज, लॉगिन चलते हैं, लॉगिन पे जाएं, लॉगिन में जाएं और अपना यहां पर पैन नंबर लिखें, अपना पासवर्ड यहां पर लिखें और यहां पर आप जो है ये जो कैप्चा कोड है उसको जस का तस यहां पर लिखें। लिखने के बाद लॉगिन बटन को क्लिक, जैसे ही लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग्ड इन हो जाएंगे। यहां पर कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूंगा। ये आइडियल सेशन टाइमर जो हम ये जो ITR भर रहे हैं उसका सीजन टाइमर जो है अगर हमने सेव नहीं किया, सेव ड्राफ्ट नहीं किया है तो वो 45 मिनट के लिए हमको देता है। 45 मिनट के अंदर हमको भरना है, अन्यथा हमारी डाटा लॉस्ट हो सकती है। इसलिए बीच बीच में आप सेव ड्राफ्ट की क्लिक करते जाएंगे तो ये टाइम और 45 मिनट बढ़ते जाएगा। इससे पहले आपको सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS, इसको देखना चाहिए कि टैक्स क्रेडिट हमारा अकाउंट में या हमारी जो पैन अकाउंट में किसी प्रकार की टैक्स क्रेडिट दिख तो नहीं रहा है। इसके लिए व्यू फॉर्म 26 AS इसको देख लें ताकि इसकी एंट्री आप ऑनलाइन ITR भरते समय वहां पर करें ताकि हमारी ITR में किसी प्रकार का मिसमैच का नोटिस ना आए। चलिए देख लेते हैं व्यू फॉर्म 26 AS। यहां पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये चेकबॉक्स है, इसको क्लिक करें, प्रोसीड करें। प्रोसीड करने पर व्यू वेरीफाई टैक्स क्रेडिट पे जाएं, व्यू 26 AS फॉर्म को देखें, क्लिक करें। यहां पर असेसमेंट ईयर चुनें 2020-21, अभी 2020-21 असेसमेंट के लिए हम भर रहे हैं। यहां पर फाइल जो है आप HTML के रूप में देखना चाहते हैं या टैक्स के रूप में, मैं HTML के रूप में देखना चाहता हूं। यहां पर चयन करूंगा, चयन करने के बाद व्यू डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। व्यू डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा 26 AS फॉर्म यहां पर खुल जाएगा। ये मेरे पैन नंबर के साथ ये 26 AS फॉर्म आ गया। इसकी पूरी डिटेल यहां पर दिखाई देगी। ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक में जो मेरा अकाउंट नंबर है उसमें 840 रुपए का क्रेडिट इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, वो यहां पर शो हो रहा है। अगर इस 840 रुपए को मैं वहां पर दर्ज नहीं करूंगा हमारे एक्स्ट्रा इनकम में तो फिर यहां पर आपको अपने ITR में मिसमैच आ सकता है। हो सकता है आपके जो डिडक्टर है, आपका जो अकाउंट जहां पर है आपका, वहां के द्वारा यहां पर आपका इनकम टैक्स भी कटा हो तो वो भी आपको बेनिफिट वहां पर आप जब ITR भरेंगे तो वो मिल सकता है और रिफंड भी मिल सकता है। जो हमारा जो इंटरेस्ट यहां पर प्राप्त हुआ है इस इंटरेस्ट को, क्रेडिट को हम वहां पर जब ITR भरेंगे उस समय ध्यान देकर उसको भरना पड़ेगा हमको, और कहां पर भरेंगे उसको मैं आपसे चर्चा करूंगा। चलिए यहां पर डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरते हैं। फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न पे जाते हैं। यहां दो ऑप्शन दिए गए हैं, क्लिक हियर टू ओपन द सेफ ड्राफ्ट। अगर आपने पहले लॉगिन करके अगर अपनी डाटा को पहले भर दिया है इसमें तो ये सेफ ड्राफ्ट पे जाएंगे और आगे की प्रक्रिया करेंगे। और अगर फ्रेश भरना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा, डायरेक्ट क्लिक हियर पर आएगा और वो आप कर पाएंगे। तो वो कैसे हुआ, इसको पहले में आपके में जो आएगा, अगर आपने पहले सेव नहीं किया है, अपनी डाटा को पहले नहीं भर रहे हैं, प्रथम बार अगर भरेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। ये इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे 2020-21, ITR 1 सेलेक्ट करेंगे, ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न को सेलेक्ट करेंगे और प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन इस पर क्लिक करके यहां पर कंटिन्यू कर देंगे तो आगे आप बढ़ जाएंगे। मैं क्योंकि डाटा सेव कर चुका हूं इसलिए मैं इस ऑप्शन पे न जाकर सेव ड्राफ्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, यहां पर क्लिक करूंगा, खुलेगा वही, कंटिन्यू करूंगा, यहां पर एग्री करूंगा, इस नोटिफिकेशन को कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने पर यहां पर आपको यहीं पर आएंगे। अब जब वहां से जब कंटिन्यू करेंगे तब भी आप यहां पर आएंगे और मैं सेव ड्राफ्ट पर जब आऊंगा तब भी यहां पर आऊंगा। तो इंस्ट्रक्शन को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। इसमें कुछ नए
इंस्ट्रक्शन ऐड किए रहते हैं, उन चीज़ों को आप यहाँ से अच्छे से पढ़ें, सेव ड्राफ्ट को बीच में क्लिक करते रहें। आगे दूसरे टैब पे मैं जाऊँगा। दूसरे टैब में मेरी सामान्य जानकारी है। सामान्य जानकारी में यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं, पब्लिक सेक्टर से आते हैं, पेंशनर हैं, क्या हैं, इसको आप चयन करें। मैं स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं तो ये चयन करूंगा। यहाँ पर बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि मैं बिफोर ड्यू डेट 139(1) के तहत बिफोर ड्यू डेट फॉर्म भर रहा हूँ, ये ITR फाइल कर रहा हूँ, तो ये मैं इसी को, ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा तो ये इसी को मैं चुनूंगा। यहाँ पर 4 नए ऑप्शन जो पिछले वर्ष नहीं थे वो यहाँ पर जुड़े गए हैं। आर यू फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7 प्रीवियस टू सेक्शन 139(1) बट otherwise not required to furnish return to income. Note to be filled only if the person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to filing one or more condition mentioned in the 7th previous section 139। इस सेक्शन के तहत अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं तब यहाँ पर यस करें, अन्यथा नो करें। मैं यहाँ पर नो करूँगा क्योंकि मैं इस सेक्शन के तहत फाइल नहीं कर रहा हूँ, मैं बिफोर ड्यू डेट अपना इनकम फाइल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर नो करूँगा। नो करने के बाद ये सभी ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे और डिसेबल होने के बाद मैं सेव ड्राफ्ट करूँगा, आगे बढ़ूँगा। आगे बढ़ने पर मेरा जो यहाँ पर इनकम जो है, इनकम जो सैलरी से या अन्य सोर्सेज से जो इनकम प्राप्त होते हैं उसको मैं यहाँ पर दर्ज करूँगा। तो ये इनकम हमको सबसे पहले सैलरी एज पर सेक्शन 17A 17A के तहत हमारी जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी हमको जो प्राप्त होती है उसको मैं यहाँ लिखूंगा। ये कहाँ से मिलेगा? आयकर गणना पत्रक में सकल वेतन जो मैंने भरा है वो यहाँ से, इसको मैं यहाँ पर दर्ज करूंगा, यहाँ पर एंट्री करूंगा। एंट्री करने के बाद यहाँ नीचे BC के फॉर्म में अगर आपको अन्य इनकम और भी प्राप्त हुए हैं तो आप यहाँ पर दें। मुझको किसी प्रकार का कोई इनकम प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर अन्य पेंशन, सैलरी या पेंशन से कोई इनकम प्राप्त हुए हैं आपको यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर उस सेक्शन को चयन करते हुए अमाउंट को यहाँ पर लिखें। आगे आऊँगा सैलरी पेंशन, यहाँ पर तो पेंशन से हमको किसी प्रकार की सैलरी या अन्य चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं तो उसका कैलकुलेशन करके यहाँ पर अगर यहाँ पर देता हूँ तो ये सभी जुड़ के आएंगे, अन्यथा ये यहाँ पर मेरी जो नेट सैलरी यहाँ पर दिखाई देगी। डिडक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इस साल 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार की ओर से दिया गया है। पिछले वर्ष 40,000 था, तो ये 50,000 का डिडक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ से मिलेगा। आप यहाँ पर उसको देख लें। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स अगर आपने पटाया है तो यहाँ पर दर्ज करें। इंटरमेंट अलाउंस में अगर आपको छूट का प्रावधान है तो यहाँ पर करें, अन्यथा आगे बढ़ें। मेरे में इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है। ये मेरा जो है इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरी, ये कैलकुलेट होके यहाँ पर आ गई, ये गणना होके यहाँ पर दिख रही है। हाउस प्रॉपर्टी से इसको आप देख लें। हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपने कुछ गेन किया है या फिर आपने कुछ लोन वगैरह लिया है तो यहाँ पर आप देखें। आप अगर हाउस लोन अगर लिए हैं तो आपको यहाँ पर 5वें नंबर पे आपको दिखेगा इंटरेस्ट पेएबल ऑन बारोड कैपिटल। जो हाउस लोन लिए हैं उसका जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं हाउस लोन नहीं लिया हूं इसलिए नहीं लिख रहा हूं। ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है डिडक्टेबल होता है इस सैलरी से, तो यहां पर आप उसके केवल और केवल बारोड कैपिटल जो आप होम लोन लिए हैं उसके इंटरेस्ट को ही यहां पर लिखेंगे। उसका प्रिंसिपल को आप 80C में आप उसको दर्ज करेंगे, इंटरेस्ट को आप यहां पर लिखेंगे। तो ये लिखें इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं अदर बैंक्स में भी और कहीं पर भी हैं, तो उन सभी के बैंकों में जो आपको इंटरेस्ट प्राप्त हुए हैं उसका कैलकुलेशन आप यहां पर कर लें। और कैलकुलेशन करने के बाद यहां पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट यहां पर दर्ज करें। इस ऑप्शन को चुनें आप, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट चुनें और यहां पर 840 पहले से ही मेरा PNB में क्रेडिटेड हुआ है और अन्य बैंकों में 3000 और मेरे
इनकम इंटरेस्ट प्राप्त हुए हैं तो 3,840 रुपये यहाँ पर मैं दर्ज करूँगा। और इसी इंटरेस्ट को मैं कहाँ दर्ज करूँगा, ATTTA इंटरेस्ट फ्रॉम अदर बैंक सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर ATTTA मैं यहाँ पर कर दूंगा तो मुझको 10,000 रुपये तक जो हमारा इंटरेस्ट है इसकी यहाँ पर छूट मिल सकती है। तो जहाँ जितना इनकम मुझको यहाँ अन्य सोर्सेज से यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, हमको जो है सेविंग बैंक अकाउंट्स के जो इंटरेस्ट से जो प्राप्त हुए हैं उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा और साथ ही साथ यहाँ पर लिखूँगा तो यहाँ पर मुझको छूट भी प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप ज़रूर लिखें क्योंकि इसको नहीं लिखने पर जब आपकी बैंक अकाउंट का जब यहाँ पर वैलिडेशन होगा या उसको जब चेक किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तो किसी प्रकार की आपत्ति या नोटिस आपको आ सकती है। इसलिए अपने इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट करके यहाँ पर जरूर लिखें। आगे आते हैं 80C के तहत जो आपने इन्वेस्ट किया है। 80C के तहत जो प्रावधान है, आपकी LIC है या प्रोविडेंट फंड में जो राशि कटी हुई है, इन सब को कैलकुलेट, आपकी GIS के तहत राशि कटी हुई है, इन सब को कैलकुलेट करके आप इसको 80C में दर्ज कर देंगे। अब यहाँ जो न्यू पेंशन स्कीम वाले जो हमारे एम्प्लॉय हैं जिनकी न्यू पेंशन स्कीम के तहत CPS राशि कटती है, तो वो जिसका जो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी लागू होता है ये। तो आपकी जो CPS राशि कटी हुई है उसको साल भर कहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से आप जाएंगे, जाकर यहाँ पर CPS राशि यहाँ पर कटी हुई है आपकी, ये राशि ये आपको दिख रही होगी, इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ। तो ये राशि आपको दिख रही है, ये राशि आपको यहाँ से जो आपके DDO ने आपको वेतन की सकल राशि का विवरण दिया गया है, ये राशि CPS की कटी हुई है आपकी, तो इसको आप यहाँ पर दर्ज करें। और साथ ही साथ आपको पता है न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपकी जितनी राशि CPS में कटती है उतना ही एम्प्लॉयर के द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसको भी आप यहाँ पर दर्ज करें। इस अमाउंट को आप सकल राशि में भी दर्ज करें ताकि एम्प्लॉयर का जो यहाँ पर जो हमको राशि प्रदान की जाती है CPS में वो पूरा का पूरा यहाँ पर डिडक्ट भी हो जाता है, हमको इनकम टैक्स से छूट भी मिल जाता है। तो वो आप यहाँ पर उसको भी दर्ज करें, आय में भी दर्ज करें और यहाँ पर दर्ज करें। 80CC D2 में इसको दर्ज करते हैं और 80CC D1 में हम जो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको दर्ज करते हैं। यहाँ मैं 80CC D1B के बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा। अगर आपने अपने जो NPS में न्यू पेंशन स्कीम में आप टायर वन में जो हम टायर 1 अकाउंट क्या होता है, जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो टायर 1 होता है। इसके अतिरिक्त इस एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो 10% की राशि करती है हमारे सैलरी से, उसके अतिरिक्त अगर आपने अपने बैंक से या सेल्फ से 80CC D1 के तहत टायर 2 अकाउंट जो हमारे NPS का CPS का जो टायर 2 अकाउंट है उसमें अगर इन्वेस्ट किया है तो उसमें भी आप 50,000 रुपये तक का यहाँ पर एग्जेम्पशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ 50,000 रुपये मैं लिखूंगा तो 50,000 की छूट हमको मिल सकती है, 60,000 भी लिखूंगा तो मुझको 50,000 मैक्सिमम छूट यहाँ पर मिलेगी। तो मैं इस प्रकार का कोई यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया हूँ तो मैं इसको आगे बढ़ूंगा। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है टायर 2 अकाउंट में, इस टायर 2 अकाउंट क्या होता है इसके बारे में मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप जाके देख सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट किया है तो उसको भी आप यहाँ पर दर्ज करें। नीचे आए, ये अन्य बिंदुओं पर हायर एजुकेशन, ये ATE हायर एजुकेशन है। ATE जो है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर इसको यहाँ पर आप रेंट पेड आपका दे सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दिए हैं उसको आप दे सकते हैं। तो आपके अलग अलग यहाँ पर अगर अलग अलग बिंदुओं पर आपने इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर आप दर्ज करें। दर्ज करने के बाद ये आपका अन्य सोर्सेस से भी अगर इनकम आता है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर अन्य सोर्सेस से क्या इनकम हो सकता है, एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से कम है तो यहाँ पर हम इसको शो कर सकते हैं, अन्यथा 5,000 से अगर अधिक है तो फिर हम इसको ITR 1 नहीं भर सकते।
अदर फॉर्म हमको भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अन्य सोर्सेज से भी अगर आपको इनकम प्राप्त हुए हैं तो जिस सोर्सेज से आपको इनकम प्राप्त हुए हैं उसको आप चयन करें। चयन करने के बाद इसको अमाउंट को यहाँ पर दें। देने के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल यहाँ पे उसकी गणना हो जाएगी। यहाँ गणना होने के बाद 9,909 रुपये मुझको टैक्स आ रहा है, जो कि पूरी तरह से रिबेट 87A के तहत मुझे पूरी तरह से रिबेट यहाँ पर प्राप्त हो गया है। इसके बाद नीचे अपने आप कैलकुलेशन होके आ जाएगा। सेव ड्राफ्ट करूँगा। सेव ड्राफ्ट करने के बाद मुझको जाना कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है। टैक्स डिटेल पे जाऊंगा। टैक्स डिटेल पे जाऊंगा तो पहले ही कॉलम पे जो TDS 1 है यहाँ पे क्या शो होगा, अगर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा DDO के द्वारा आपका सैलरी से टैक्स कटा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने TDS फाइल किया है तो ये डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और उसके अतिरिक्त अगर किसी बैंक ने आपका टैक्स काटा है तो उनकी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। आप सबसे नीचे में अगर आपने एडवांस टैक्स पटाया है तो यहाँ पर उस एडवांस टैक्स की डाटा को यहाँ पर जरूर भरें। BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान, टैक्स पेड। इसको भरने के बाद हो सकता है आप अभी ऑनलाइन ITR भरते समय आपको टैक्स आया हो और आपका कैलकुलेशन के समय किसी प्रकार की त्रुटि हो और अभी टैक्स दिख रहा हो तो भी आप एडवांस टैक्स पटा सकते हैं। तो इसके लिए ये ITR फाइल करने के पहले आप एडवांस टैक्स को पटाएं। पटाने के बाद उसका BSR कोड और ये सभी एंट्री करें। एंट्री करने के बाद इसको सेव ड्राफ्ट कर दें। सेव ड्राफ्ट करने के बाद ये डाटा आपकी सेव हो जाएगी। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का ये यहाँ पर आप जो है अपनी अकाउंट जो है अकाउंट नंबर्स हैं इसको यहाँ पर देख लें। अकाउंट्स नंबर्स को यहाँ पर एंट्री कर दें। यहाँ पर आप जो है वेरिफिकेशन यहाँ पर कर लें। वेरिफिकेशन में आपका नाम, पिता का नाम, और यहाँ पर जो है आप अगर सेल्फ भर रहे हैं, स्वयं अपने से अगर ITR फाइल कर रहे हैं तो सेल्फ करेंगे, किसी के माध्यम से कर रहे हैं तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो यहाँ पर सेल्फ में करूँगा। यहाँ पर अपना स्थान भरूँगा जहाँ से मैं फॉर्म भर रहा हूँ। इसके बाद जाऊँगा शेड्यूल DI। इसमें किसी प्रकार का कोई मुझको कुछ नहीं भरना है। तो ये ATCC D1 और ATCC D1B, ATCC D2 के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी। यहाँ पर ये शेड्यूल DI क्या है, हम जो है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो डिडक्शन है अगर वो 30/6/2020 तक भी किया जा सकता है तो 30/6/2020 तक अगर हुआ है तब की स्थिति में ये ऑप्शन खुलेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं खुलेगा। शेड्यूल 80D यहाँ पर आएगी। यहाँ पर अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में किसी प्रकार का क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करके क्लेम कर सकते हैं। मेरे में इस तरह का कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है तो नॉट क्लेमिंग मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, इसको चुनूंगा। यहाँ पर वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स एज ए सीनियर सिटीजन आता है तो यहाँ पर भी अगर आप उसके बारे में कोई हेल्थ इंश्योरेंस अगर किए हैं, हेल्थ चेकअप वगैरह में खर्च हुआ है तो उसको भी क्लेम कर सकते हैं, अन्यथा नो क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स में करूँगा। आगे बढ़ूंगा, सेव ड्राफ्ट करूँगा। हाँ, ATG डोनेशन के संबंध में होता है, ATGGA भी डोनेशन के संबंध में होता है। तो इसको आप गंभीरता से आपके कंडीशन में अगर होता है तो उसको आप इसको करें, इसको भरें और इसको भर के अपनी जानकारी दें। यहाँ कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जब मैं भर रहा था यहाँ फॉर्म तो यहाँ पर देखें एक पार्ट C में डिडक्शन दी टैक्सेबल टोटल इनकम यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन अभी दिखाई दे रहा है कि आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना इन्वेस्ट करने के लिए टैक्स सेविंग में अपना इन्वेस्ट करने के लिए 1/4/2020 तक का जो समय रहता है उसको 30/6/2020 तक इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर प्रावधान दिया है। तो अगर आप 1/4/2020 के बाद अगर किसी प्रकार का इन्वेस्ट किए हैं टैक्स सेविंग में तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। मेरे में इस तरह का कंडीशन नहीं है तो मैं यहाँ पर नो करूंगा। और इसमें 30/6/2020 तक भी अभी टैक्स सेविंग में आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका फायदा जो है आप इसमें
आपके ITR भरते समय उसको ले सकते हैं। तो मेरे में इस तरह का कंडीशन नहीं है, तो मैं इसको नो करूँगा और आगे बढ़ूँगा। इस चीज़ को उस समय आपको बताना मैं थोड़ा सा मिस कर गया था। अब मेरी सभी यहाँ पे जितनी टैब है सभी पे मैं बात कर चुका हूँ। टैक्स पैड एंड वेरिफिकेशन पे आऊँगा। यहाँ पर मेरी डाटा यहाँ पर पूरी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है। प्लीज सेलेक्ट दी वेरिफिकेशन ऑप्शन। वेरिफिकेशन ऑप्शन पे आऊँगा। मैं अभी अगर अपना ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ तो पहले ऑप्शन को चुनूंगा। मैं इस ITR को बाद में ही वेरीफाई करना चाहता हूँ, 120 दिन तक जो समय मिलता है मुझको, उस पीरियड में अगर वेरीफाई करना चाहता हूँ ई वेरीफाई, तो मैं दूसरे ऑप्शन को चुनूंगा। अगर मैं ई वेरीफाई न करके अपने के द्वारा बाई पोस्ट जो है अपने फॉर्म ITR फॉर्म 5 जो कि हमारा एक्नॉलेजमेंट होता है, उस एक्नॉलेजमेंट को फिजिकली मैं अगर बाई पोस्ट भेजना चाहता हूं तो तीसरे ऑप्शन को चुनूंगा। मैं अभी ITR को अपना वेरीफाई करना चाहता हूं, इस पहले ऑप्शन को चुनूंगा। प्रीव्यू एंड सबमिट पे जाऊंगा, यहां पर ओके करूंगा। ओके करने पर मेरी द्वारा जो ITR भरी गई है वो पूरी यहां पर दिखाई देगी, उसकी पूरी डाटा यहां पर दिखाई देगी। इसको मैं चेक कर लूंगा। आप भी इसको चेक कर लें। चेक करने के बाद अगर आप आश्वस्त हो जाते हैं कि मेरी द्वारा भरी गई डाटा सही है, तो फिर आप यहां पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने पर यहां पर किस तरह से ई वेरीफाई आप करना चाहते हैं उसके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आधार OTP से करना चाहते हैं, EVC जनरेट बैंक के थ्रू करके करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू आप करना चाहते हैं, या फिर आप जो है अभी ई वेरीफाई नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर नीचे सबसे नीचे जो ऑप्शन है वहाँ पर आकर करेंगे तो आपको जो है बाई पोस्ट आपके एक्नॉलेज फॉर्म को भेजना पड़ेगा। तो मैं आधार OTP के थ्रू अपना ये ITR को वेरीफाई करना चाहता हूँ। यहाँ इसको ऑप्शन को चुनूंगा, कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा आधार केंद्र की ओर से। यहाँ मुझको OTP प्राप्त हो चुका है, उस OTP को यहाँ पर मैं दर्ज कर दूंगा। ये OTP दर्ज करने के बाद मैं सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा यहाँ पर रिटर्न सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज मुझको प्राप्त हो जाएगा। तो ये मेरा जो ITR है पूरी तरह से मैं भर दिया और मेरा जो है ई वेरीफाई भी इस तरह से मैंने इसको किया। अब मेरी एक्नॉलेजमेंट और जो ITR में भरा हूं उसको अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं या देखना चाहता हूं तो कहां से देखूंगा? डैशबोर्ड पे जाऊंगा, यहां पे व्यू रिटर्न्स फॉर्म को जाऊंगा, क्लिक करूंगा। यहां पर सेलेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न करूंगा। करने के बाद सबमिट को क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरा 2020-21 का ITR जो भरा गया है एक्नॉलेजमेंट नंबर को मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ पर डाउनलोड्स यहाँ पर आया है। डाउनलोड स्टेटस डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको। पहला ITR 5 या एक्नॉलेजमेंट जिसको कहते हैं ये है, और दूसरा ITR फॉर्म है। तो एक्नॉलेजमेंट पर जैसे ही मैं क्लिक किया यहाँ पर मेरी जो एक्नॉलेजमेंट है यहाँ पर PDF फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर इस बार कुछ इसमें भिन्नता है। पहले का जो ITR 5 जो प्राप्त होता था, एक्नॉलेजमेंट जो प्राप्त होता है, उसमें पूरी डिटेल यहाँ पर मिलती थी हमको। वो डिटेल ना मिल करके केवल जो हमारा टैक्सेबल इनकम है वही बस यहाँ पर दिखेगा। और ITR 5 तो किसी प्रकार का ये काम आने वाला आगे आपको नहीं है, ये आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। ITR फॉर्म को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ITR फॉर्म जो हमने भरा है वो पूरी फॉर्म जो उसमें हमने भरा है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर एक एक बिंदुवार जो डिटेल है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप इसको डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएं, जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे, यहाँ पे सेव ऑप्शन आपको आ जाएगा। यहाँ पे सेव फाइल कर सकते हैं आप या फिर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये डाटा जो है आपकी सेव हो जाएगी। तो ये ITR फाइल करने के संबंध में ये पूरी डिटेल मैंने आपसे चर्चा किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको देख पाएँ, उसका लाभ ले सकें।
आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।